नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की जितनी भी क्लासेस कर चुके हैं, तो उन सभी के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो खैर, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व जो भी हमारे मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी नई वीडियो जो अपलोड होती है तो उसकी आपको सूचना मिल जाए। तो खैर, आगे बात करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है? तो मध्यचक्र की अंतिम अवस्था होगी। दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये अवस्था होगी। तो कहने का मतलब है कि मध्यचक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन आपका क्या है? एस्ट्रस। फिर अगला ऑप्शन आपका है डायस्ट्रस। ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्यचक्र की जो अंतिम अवस्था है दोस्तों, डायस्ट्रस कहलाती है। अच्छा, मध्यचक्र कहते किसे हैं, इसको भी समझते हैं। जो मध्यचक्र है ये क्या है? तो दो मध्यकालों के बीच की यह अवधि है। जो मध्यकाल होते हैं उनके बीच की जो अवधि होती है उसको हम मध्यचक्र कहते हैं। तो क्या दो मध्यकालों के बीच की समयावधि। तो दो मध्यकालों के बीच की जो समयावधि होती है दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है? मध्यचक्र कहलाती है। और जो मध्यचक्र की अंतिम अवस्था होती है उसे हम डायस्ट्रस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन ए आपका कहता है कि डॉक्टर संपत महोदय के द्वारा, या फिर महापात्रा जी के द्वारा, या फिर लाफार्ज लियोनार्दो द्वारा। तो यहाँ पर विश्व की बात करी जा रही। तो विश्व की अगर हम बात करते हैं तो लाफार्ज लियोनार्दो द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत करी गई थी वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर। कब करी गई थी? तो वर्ष 1977 में करी गई थी। कब करी गई थी? तो 1977 में करी गई थी। अच्छा, अगर हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से जो कृत्रिम गर्भाधान एआई है आपकी, कब शुरुआत करी गई थी? तो डॉक्टर संपत महोदय, जो आपका संपत कुमार है, इनके द्वारा करीब वर्ष 1943 में शुरुआत करी गई थी। तो इसको नोट कर लेते हैं भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। भारतीय दृष्टिकोण, आपका भारतीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो अर्थात भारत में किसके द्वारा शुरुआत करी गई थी? डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। डॉक्टर संपत कुमार, इनके द्वारा कब करी गई थी? तो वर्ष 1943 में करी गई थी। अगर हम कब की बात करें तो कब? वर्ष 1943 में करी गई। वर्ष 1943 में करी गई। ये आपका हो गया भारतीय परिप्रेक्ष्य। विश्व की अगर बात करें तो लाफार्ज लियोनार्दो के द्वारा वर्ष 1977 में करी गई। कृत्रिम यौन में वीर्य संग्रहण के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है आपका कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि कृत्रिम यौन में वीर्य संग्रहण के लिए तापमान कितना होता है। तो इसके लिए जैसे अमूमन तापमान की अगर हम बात करें तो करीब 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना? तो 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 41 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको ये याद रखना है। अच्छा, एग्जैक्ट आंकड़ा मिलना मुश्किल होता है थोड़ा, तो आप उसको समथिंग आप जो एग्जाम में आएगा वो अपना टिक कर लीजिए। तो इसमें कितना? 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो आपका यही जवाब सही हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस ये गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो ये हो गया आपका। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में नोट करते हैं तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से कितना हो जाएगा? अगर फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो आपका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट के लिहाज से। तो वीर्य संग्रहण के लिए जो तापमान है 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 41 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो आपका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ये हो गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इस पर बात करते हैं। कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य एकत्र करने के लिए कितनी डिग्री का कोण होना आवश्यक है? 50 डिग्री का कोण। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि 50 डिग्री कोण, ऑप्शन बी कह रहा है कि 60 डिग्री कोण,
ऑप्शन सी कह रहा है कि 40 डिग्री कोण, ऑप्शन डी कह रहा है 45 डिग्री कोण। अच्छा, जो कृत्रिम यौन जो दोस्तों होती है, आर्टिफिशियल वाजाइना, इसके द्वारा जो वीर्य एकत्र करने के लिए आपको जो कोण आवश्यक होता है तो 45 डिग्री का कोण होना अनिवार्य होता है। तो कितना आपका ये सही जवाब हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण आवश्यक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितने डिग्री तापमान आवश्यक होता है, कितना डिग्री? जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वीर्य संग्रहण के लिए तरल नाइट्रोजन, जो आपका जो सीमेन होता है दोस्तों, उसको संग्रहण के लिए जो तरल नाइट्रोजन होती है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर आपको उसको संरक्षित किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? तो -136 डिग्री सेल्सियस, अगला आपका ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर -196 डिग्री सेल्सियस, या फिर 180 डिग्री सेल्सियस। तो आपका क्या हो जाएगा? तो 196 डिग्री सेल्सियस ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस ऐसा क्रायो प्रिजर्वेशन होता है कि तो -196 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन पर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आया हुआ था दोस्तों यूपी टीजीटी में, शायद मैंने इसमें नहीं नोट किया तो आप उसको याद रखिए कि पूछा गया था उसमें कि जो गर्भाधान के लिए जो वीर्य है उसको आप कहाँ छोड़ेंगे? तो मध्य ग्रीवा में छोड़ा जाता है। ये थोड़ा छूट गया दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि एक बार यूपी टीजीटी के पेपर में आया हुआ है। जो यूपी टीजीटी का जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती हैं टीजीटी के तहत, तो उसमें प्रश्न आया हुआ था, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या प्रश्न था? तो प्रश्न था कि दोस्तों गर्भाधान की जो क्रिया गर्भाधान के लिए गर्भाधान के लिए गर्भाधान के लिए गर्भाधान के लिए वीर्य को कहाँ छोड़ा जाता है? कहाँ छोड़ा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मध्य ग्रीवा जो होती है, मिड कर्विक्स जो होती है उसमें छोड़ा जाता है, मध्य ग्रीवा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है उस पर हम देखते हैं। भैंस की श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? जो भैंस होती है उसकी श्वास दर कितनी मिनट होती है? अगला हमारा प्रश्न होगा पशुओं में श्वासगत की गणना किस आधार पर करी जाती है? तो पहले इसको समझते हैं कि भैंस की जो श्वास दर होती है, तात्पर्य यह है कि भैंस एक मिनट में अपना कितनी श्वास जो अंदर बाहर करती है। तो वही प्रश्न है कि 10 से 12, 15 से 18, 20 से 22, 25 से 26। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 15 से 18। तो भैंस की जो श्वास दर होती है, जो सांस लेने की जो रेट होती है उसकी कितनी होती है? तो 15 से 18 होती है। अच्छा, हम सभी लोग कुछ अन्य की भी नोट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे गाय की अगर हम बात करें, गाय की कितनी होती है? ये सबकी इधर नोट कर देते हैं। है क्या, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? श्वास दर प्रति मिनट। तो किसकी बात करते हैं? जो होती है आपकी गाय होती है, गाय गाय कितनी लेती है एक मिनट में? श्वास रेट उसकी कितनी होती है प्रति मिनट के हिसाब से? तो 20 से 25 होती है। 20 से 25 ये आपकी गाय की हो गई। भैंस की तो उसमें दिया ही हुआ 15 से 18। बकरी की अगर हम बात करें तो 12 से 20। बकरी की क्या रहेगी? बकरी की रहेगी 12 से 20। अच्छा, जो बकरी होती है, बा से आपका बकरी हो गया, बा से आपका 12 हो गया। तो इसको आप शब्दों के घोल मेल जो ऐसे आप हिसाब से याद रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो याद करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप लोग ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके याद करिए। तो बा से बकरी हो गया, बा से 12 और से 20 हो गया। ठीक है। भेड़ की अगर हम बात करें तो भेड़ क्या करता है? जो भेड़ एक मिनट में कितनी की श्वसन रेट होती है? भेड़ की अगर हम बात करें तो 13 से लेकर के 20 होती है। 13 से 20 आप ऐसे समथिंग याद रखें। भेड़ बकरी जो है 12 से 20, तो ये ऐसे भी चल जाएगा। आप इसको 12 से 20 भी नोट कर सकते हैं, 12 से 20 भी नोट कर सकते हैं। तो आपकी भेड़ की हो गया, बकरी का हो गया, गाय का हो गया।
ऊँट की बात करते हैं। ऊँट जो होता है दोस्तों, उसको दोपहर के समय में जो उसकी रेस्पायरेशन रेट होती है वह तेज़ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है राजस्थानी इलाकों में, शुष्क इलाकों में, तो जो दोपहर का समय होता है तो उसमें उनकी श्वसन रेट होती है जो अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। तो अमूमन अगर हम बात करें तो 5 से 7 होती है। ऊँट की कितनी होती है? ऊँट की कितनी होती है? 5 से 7 होती है। हालांकि दोपहर में तेज़ हो जाती है। दोपहर में अपेक्षाकृत तेज, तो दोपहर में अपेक्षाकृत तेज हो जाती है। मुर्गी आपकी 15 से 30। मुर्गी का क्या रहेगा? मुर्गी का भी इधर नोट कर लेते हैं। मुर्गी की श्वसन रेट क्या रहेगी? तो मुर्गी की 15 से 30 रहेगी। सुअर 8 से अर, ठीक है, 8 से 18 आपका हो जाएगा। सुअर का क्या करेंगे? इधर नोट कर लेते हैं। सुअर का क्या रहेगा? सुअर का आपका हो गया 8 से 18। तो प्रति मिनट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो इतने काफ़ी हैं आपके एग्जाम के लिहाज से, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। भैंस की श्वास दर प्रति मिनट के हिसाब से कितनी है? 15 से 18 आपकी हो गई। अन्य की अगर बात करें तो मुर्गी की 15 से 30 हो गई, गाय की 20 से 25 हो गई, और बकरी भेड़ बकरी की 12 से 20 हो गई, ऊँट की 5 से 7 हो गई, दोपहर में अपेक्षाकृत तेज हो जाती है। और सुअर की अगर हम बात करें तो सुअर दोस्तों 8 से 18, तो सुअर का हो ही गया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब हम आगे बढ़ते हैं। पशुओं में श्वास गति की गणना किस आधार पर की जाती है? जो पशु होते हैं उसमें श्वास गति की गणना किस आधार पर करी जाती है? गर्दन पर हाथ रख करके, यहाँ पर थोड़ा छूटा हुआ है, हाथ की बात करी जाएगी। गर्दन पर, जैसे कि ये गर्दन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हाथ रख करके उनकी जो गति होगी श्वसन की उसको गणना करेंगे। नथनों पर हाथ रख करके, मस्तक पर हाथ रख करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? तो नथनों पर हाथ करके। जो उनके गाय के जो पशु जो होते हैं, गाय भैंस जो पशु होते हैं, उनके नथनों पर क्या करा जाएगा? हाथ रख दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। और उनकी जो सांस की वो होगी आने जाने की क्रिया, उसको काउंट करते रहेंगे हाथ से। तो नथनों पर हाथ रख करके गिना जाएगा। उनकी श्वसन के जो सांस रेट होगी प्रति मिनट के हिसाब से उनकी गिन ली जाएगी। अच्छा, एक फैक्ट और दोस्तों आप लोग याद रखिए, जो गाय भैंस होती हैं उनकी नाड़ी की जो गति होती है काकसीजियल धमनी द्वारा ज्ञात करी जाती है। किसके द्वारा? जो गाय भैंस होती हैं उनकी नाड़ी की गति काकसीजियल धमनी के द्वारा पता चलती है। जो घोड़ा खच्चर गधे वगैरह होती हैं इनकी नाड़ी की गति मैक्सिलरी धमनी के द्वारा ज्ञात करी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल कितनी मान्यता प्राप्त गायों की देसी नस्लें हैं? यहाँ पर देसी नस्लों की बात करी जाती है। हालांकि दोस्तों ये हालिया आंकड़े बदलते रहते हैं, करंट में अगर कोई आया अपडेटेड वर्जन तो बदलते रहते हैं। तो खैर अभी तक का जो मामला है उसके हिसाब से तो 28 ही है। बाकी आप सभी लोग हालिया जो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ करंट मुद्दे हैं उन पर नज़र बनाए रखिए आप सभी लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 28 हो जाएगा। देसी नस्लों का कुछ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। जो विदेशी नस्लें हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? विदेशी नस्लों के वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें क्या होगा इसका? बोस टोरस हो जाएगा। क्या होगा? बोस टोरस हो जाएगा। बोस टोरस हो जाएगा आपका। वहीं देसी नस्ल की अगर हम बात करें, देसी नस्ल का क्या हालचाल रहेगा? तो देसी नस्ल की बात करें तो बोस इंडिकस आपका हो जाएगा। बोस इंडिकस। तो विदेशी नस्लों का आपका हो गया बोस टोरस, और हालांकि और देसी नस्ल का आपका बोस इंडिकस। अच्छा, देसी नस्ल आप इंडिया से इंडिकस याद रखिए, ठीक है। विदेशी नस्ल क्या होगा? तो देसी नस्ल की अगर बात करें तो इंडिया का ही तो रहेगा, तो आप इंडिकस ऐसे याद रखिए। और विदेशी नस्ल का टोरस, उसको थोड़ा आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। देसी नस्ल के गायों के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? जो देसी नस्ल की गायें होती हैं उसमें अगर हम वसा की बात करें, क्या क्या, क्या उसका रेट रहता है? 3.7 या फिर 4.5 या फिर 8.5 या फिर 3.5%। तो किसकी बात करी जा रही है? तो देसी नस्ल की बात करी जा रही है। हम सभी लोग किसकी बात कर रहे हैं? देसी नस्ल की। तो देसी नस्ल में दोस्तों जो होता है दूध में 4.5% करीब वसा पाई जाती है। ये आपका हो गया देसी नस्ल।
ये देसी नस्ल हो गया। विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें तो 3.7%, ये किस में पाया जाएगा, तो विदेशी नस्लों में पाया जाएगा, विदेशी नस्लों में पाया जाएगा। तो देसी नस्ल जो होती है उसमें 4.5% करीब आपकी वसा पाई जाएगी, जो फैट का प्रतिशत रहेगा। वहीं अगर आप बात करते हैं विदेशी नस्लों की, तो विदेशी नस्ल का 3.7% पाया जाएगा वसा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, विटामिन के कारण, या फिर कैरोटीन के कारण, या फिर विटामिन ए या सी के कारण। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। जो कैरोटीन होता है इसकी वजह से दूध का पीला रंग होता है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दूध में कैरोटीन जो पाई जाती है उसकी वजह से दूध का पीला रंग होता है। जो गाय की जो दोस्तों जो देसी नस्लें होती हैं आमतौर मवेशियों की, उसमें क्या होता है, कैरोटीन अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। कैरोटीन की मात्रा किनमें अधिक पाई जाती है, जो देसी नस्लें होती हैं तो उनमें कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी के लिहाज से उसमें अपेक्षाकृत हल्का पीला रंग ज़्यादा होता है। जो विदेशी नस्लें होती हैं उसमें कैरोटीन कम पाया जाता है, तो हल्का क्या होता है, वो जो होता है पीला रंग उसमें कम होता है, या फिर अर्थात उसको सफ़ेदी ज़्यादा रहती है उसमें। तो एक बार फिर से समझते हैं, जो देसी नस्लें होती हैं उनमें अपेक्षाकृत कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं विदेशी नस्लों की, तो विदेशी नस्लों में कैरोटीन की मात्रा जो होती है कम पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, तो उसके कारण से उसका हल्का सफ़ेद रंग होता है। तो पीले रंग की अगर बात करी जाए तो कैरोटीन के कारण होगा। अब साहिवाल गाय का जो उत्पत्ति स्थल है या फिर उद्गम स्थल कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। महाराष्ट्र या फिर माउंटगोमरी पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर या फिर कराची। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो साहिवाल का जो उद्गम स्थल है वह माउंटगोमरी पाकिस्तान है। आपका सही जवाब यह हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा और कराची भी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब माउंटगोमरी पाकिस्तान हो गया। बाकी हम सभी लोग साहिवाल के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि कैसे क्या हिसाब किताब है, कि उसकी जो विशेषताएँ क्या क्या हैं, शारीरिक विशेषताएँ, वसा परसेंटेज, या इन सब पर हम सभी लोगों ने अच्छे से बात किया है। उसके लिए आप सभी लोग लेक्चर करें। लाल सिंधी की उत्पत्ति स्थल क्या मानी जाती है, जो लाल सिंधी होती है उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कराची एवं हैदराबाद, काठियावाड़ या काठियावाड़ गुजरात, जो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है। लाल सिंधी का क्या उद्गम स्थल है, मालवा मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान राज्य। तो आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, कराची एवं हैदराबाद। लाल सिंधी का जो उद्गम स्थल है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, तो पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, कराची एवं हैदराबाद। इसकी अगर फैट परसेंटेज की हम बात करें, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। 4.5% वसा पाई जाती है इसमें। वसा कितनी पाई जाती है, तो 4.5% लाल सिंधी जो होती है उसमें वसा पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत लाल भूरे रंग की होती है, गर्मी में भी सहनशील होती है दोस्तों। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि करीब जो लाल सिंधी होती है, यह जब बछड़ों को दूध पिलाने के बाद भी 1700 किलोग्राम करीब दूध देती है। कितना, जो बछड़े होते हैं उनको दूध पिलाने के बाद करीब 1700 किलोग्राम दूध देती है। 1700 किलोग्राम दूध देती है बछड़ों को दूध पिलाने के बाद। बछड़ों को दूध पिलाने के बाद, ये हो गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है, गिर गाय का उद्गम स्थल क्या है। जो आपकी गिर गाय है, जिसके उद्गम स्थल की बात करें तो क्या है, महाराष्ट्र का लातूर जिला। जो आपका महाराष्ट्र राज्य है उसमें एक लातूर जिला है, क्या ये उद्गम स्थल है, या फिर गिर के जंगल गुजरात, या फिर राजस्थान का नागौर जिला, या फिर मालवा का मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जो गिर गाय का उद्गम स्थल है, या जो गुजरात में काठियावाड़ एक एरिया स्थित है, क्षेत्र वह है, तो गिर के जंगलों में भी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, गिर के जंगल जो गुजरात है या फिर काठियावाड़ क्षेत्र, यह आपका गिर गाय का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके फैट परसेंट की अगर हम बात करें, फैट परसेंट कितना होता है इसका, तो 4.5% होता है। ये हो गया इसका फैट परसेंट गिर गाय का। और करीब 1590, कितना, तो 1590 किलोग्राम दूध देती प्रति ब्यात के हिसाब से। प्रति ब्यात का तात्पर्य क्या है कि एक बार बछड़ा जनने से करीब 1590 किलोग्राम या दूध देने का कार्य करती है।
अगला हमारा प्रश्न क्या है, लोला के नाम से किस गाय की नस्ल को जाना जाता है। मैंने कहा था दोस्तों कुछ उपनामों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आया हुआ भी है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है किस प्रश्न में आया हुआ है, किंतु ये बता सकते हैं कि ये पूछा गया प्रश्न है। तो लोला के नाम से किस गाय की नस्ल को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका गिर है, बी साहिवाल, या फिर मालवी, या लाल सिंधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, साहिवाल इसका सही जवाब होगा। साहिवाल, बाल से आप लोला याद रख सकते हैं, जो ये है इसी से आप लोला याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको लोला कहा क्यों जाता है, क्योंकि जो साहिवाल होती है इसकी जो त्वचा होती है वह अपेक्षाकृत ढीली होती है या फिर मुलायम भी होती है, तो इसी के कारण से इसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह भारतीय जो नस्लें हैं उसमें सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, और इसका दूध मीठा भी होता है। तो खैर यहाँ पर बात लोला की हो रही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, साहिवाल इसका सही जवाब होगा। क्यों है तो इसको भी नोट कर लेते हैं। त्वचा जो होती है अपेक्षाकृत मुलायम एवं ढीली होती है। त्वचा अपेक्षाकृत मुलायम व ढीली होती है। ढीली होने के कारण, यही कारण है इसे लोला कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से किस गाय के पत्ती नुमा कानों की संरचना पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कौन सी गाय की ऐसी नस्ल है जिसके जो कान होते हैं दोस्तों पत्ती के नुमा होते हैं, पत्ती नुमा जो होते हैं, पत्ती नुमा गाय, कौन से गाय, किस गाय के पत्ती नुमा कानों की संरचना पाई जाती है। ऑप्शन आपके क्या है, साहिवाल, गिर, नागौरी, या फिर ये थोड़ा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, या आप इसको ये शामिल कर लीजिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हो गया आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब गिर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से किस गाय के पत्तीनुमा कानों की संरचना होती है, तो गिर गाय के होते हैं। जो इसके गिर गाय के जो कान होते हैं वो अपेक्षाकृत लटके भी होते हैं, घुमावदार भी होते हैं। कैसे होते हैं, तो घुमावदार एवं लटक पाई जाती है। तो ये प्रश्न हो गया आपका, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में। अच्छा, गिर किस्म जो होती है गाय, मैंने एक बात बताया था आपको पूर्व के लेक्चरों में, इसका जो माथा होता है दोस्तों उत्तल होता है। तो उत्तल माथा होने का अपनी एक विशेषता क्या है इसकी, कि जो तेज़ धूप होती है इससे इसको संरक्षण प्रदान करता है। जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, जैसे कि आप सभी लोग इस वक्त जानते भी होंगे कितना टेम्परेचर हाई है, तो वही है जो माथा उत्तल होता है तो उसको क्या करता है, धूप से बचाने में काम आता है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। इसका माथा जो होता है कैसा होता है, उत्तल होता है। अब उत्तल होता है तो इसकी क्या विशेषता होती है, तेज धूप से बचाता है। तेज धूप से बचाता है, तेज धूप से बचाता है। ये हो गया। अगला हमारा प्रश्न है कि गिर नस्ल की गाय को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। अभी जो हमने पिछला भी हमारा प्रश्न शायद गिर पे ही था, हाँ, तो अगला प्रश्न भी गिर पे ही है, लोला, सवाई, साहमान। तो ब्राज़ील में गिर गाय की जो नस्ल है इसको दोस्तों साहमान के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसका संरक्षण साहमान, या फिर कहेंगे आप सभी लोग भामान के नाम से भी जाने देखेंगे क्या है, तो भामान भी कहीं कहीं नोट है, जो क्वेश्चन स्रोत है भामान। तो आप दोनों को याद रखिए, आपका ये सही जवाब हो जाएगा। गिर नस्ल की गाय को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो साहमान के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली तथा सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है थारपाकर होगा, ये खारपाकर नहीं मित्रों, ये थारपाकर है। थारपाकर, साहिवाल, नागौरी, या फिर मालवी।
तो प्रश्न क्या है, किसके लिए पूछ रहा है, सवाई चाल या फिर सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, नागौरी प्रसिद्ध, नागौरी। जो नागौरी किस्म है, इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें, इसका उद्गम की अगर हम बात करते हैं, इसका उद्गम क्या है, इसका उद्गम क्या रहेगा, तो राजस्थान का नागौर तथा जोधपुर का उत्तर पूर्वी विभाग, राजस्थान का नागौर जिला, नागौर तथा जोधपुर का उत्तर पूर्वी विभाग, जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग। तो ये हो गया उद्गम स्थल। राजस्थान में जो नागौर जिला है तथा जो जोधपुर जिला है, तो उसका उत्तर पूर्वी जो इलाका है इसका, ये इसका उद्गम स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। यह टाटर्स के रूप में प्रसिद्ध है और इसकी फैट की अगर हम बात करें तो 5.8% इसका फैट होगा, टाटर्स के रूप में प्रसिद्ध है। थोड़े बहुत फैक्ट नोट कर लेते हैं, हालांकि मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ, किंतु यहाँ थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। टाटर्स के रूप में प्रसिद्ध है। फैट परसेंटेज कितना है, फैट 5.8%। आप प्रत्येक गाय की नस्ल का तो फैट परसेंटेज नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है आप उनको याद रखना होगा आपका, जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो इसका फैट परसेंट आपका 5.8% हो गया। हमने एक बात बताई थी, प्रारूप जानवर किसे कहते हैं, तो प्रारूप जानवर जिनका प्रयोग खेती में श्रम करने के लिए या फिर गाड़ी चलाने के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है, तो उनको हम प्रारूप जानवर कहते हैं। यह प्रारूप जानवर का भी उदाहरण है। नागौरी आपकी प्रारूप जानवर के लिए भी प्रसिद्ध है। कह रहा है कि हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल दक्षिण भारत से संबंधित है। कह रहा है कि दक्षिण भारत की कौन सी एक नस्ल है। आपका ऑप्शन है लाल सिंधी, गिर, या फिर अमृत महल, या फिर राठी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अमृत महल। अमृत महल कहाँ की है, तो दक्षिण भारत की किस्म अमृत महल है। अमृत महल के बारे में हम सभी लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। तो आप सभी लोग पूर्व के लेक्चरों पे, पूर्व के जो लेक्चर पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित कराए गए हैं उनको करिए, वहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी आपको मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दूध प्रायोजनी नस्ल है। दूध प्रायोजनी नस्ल का तात्पर्य है कि उसका मेन जो उद्देश्य है दूध उत्पादन करना ही है। तो हेलिकर, या फिर सीरी, या गाओलाओ, या फिर साहिवाल। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, साहिवाल। साहिवाल का आपका दुग्ध प्रायोजनी नस्ल का एक उदाहरण है। कितना दुग्ध उत्पादन करती है, तो करीब 2150। कहने का तात्पर्य है कि 2150 किलोग्राम दूध प्रति ब्याज के हिसाब से यह उत्पादन करती है। कितना करती है, तो 2150 किलोग्राम प्रति ब्याज के हिसाब से। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 2150 किलोग्राम प्रति ब्याज के हिसाब से इसका दुग्ध उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि थारपाकर की नस्ल का उद्गम स्थल क्या है। थारपाकर दोस्तों जो आपकी है, क्या इसका हरियाणा का रोहतक क्षेत्र, या फिर पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, या राजस्थान का अलवर जो इलाका, राजस्थान में एक अलवर जिला स्थित है वो है, या फिर गुजरात का रण क्षेत्र। तो थारपाकर का पाकिस्तान का दोस्तों सिंध इलाका है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान में ता आता है, इसमें था आता है, तो ता था, थारपाकर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से संबंधित। तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से इसका संबंध थारपाकर का है। थारपाकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर हम तथ्यों की बात करें, हालांकि हमने जो द्विप्रायोजित नस्लों की जो हमने लेक्चर करा है तो उसमें इस पर विस्तृत चर्चा कर भी चुके हैं, फिर भी कुछ बातें समझ लेते हैं। इसका प्रजनन केंद्र करके एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो प्रजनन केंद्र इसका कहाँ स्थित है, चांदन प्रजनन केंद्र। थारपाकर का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में चांदन इलाका है एक, जैसलमेर चांदन में स्थित है। जैसलमेर के कहाँ, तो जैसलमेर के चांदन में स्थित है प्रजनन केंद्र इसका। थारपाकर गाय की जो किस्म है इसका प्रजनन केंद्र जैसलमेर के चांदन में स्थित है। अगर हम इसके वितरण की बात करते हैं या कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप ये समझ लीजिए
जो पाकिस्तान जो सॉरी दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर हो गया, आपका बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, इन जिलों में इसका वितरण है। कहाँ? तो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, किस गाय को राजस्थान की दुधारू गाय होने पर कामधेनु की संज्ञा दी जाती है? प्रश्न आपके जो ऑप्शन है, हरियाणवी, कांकरेज, राठी या फिर थारपाकर। अच्छा दोस्तों, पीछे हम लोगों ने प्रश्न किया है, तो ये जो 3 अन्य किस्में ये किसकी? जैसे कि ये दुग्ध प्रायोजनी हो गई, हेलिकर, सीरी, गाओलाओ, ये किसकी हैं? तो आप सभी लोग इसको कमेंट में बताएंगे ये किस किस्म की, किसके अंतर्गत शामिल है। किस गाय को राजस्थान की दुधारू गाय होने पर कामधेनु की संज्ञा दी जाती है? हरियाणवी, कांकरेज, राठी या फिर थारपाकर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? राठी। राठी इज द राइट आंसर। राठी को राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण इसको कामधेनु की संज्ञा दी जाती है। किसकी? तो कामधेनु की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, जो राठी किस्म है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, यह एक प्रकार की संकर किस्म है। किससे से? तो लाल सिंधी और साहिवाल से। लाल सिंधी क्रॉस कराया गया, किससे कराया गया? तो साहिवाल से कराया गया। तब किसकी उत्पत्ति हुई? तब राठी की उत्पत्ति हुई। तो राठी लाल सिंधी व साहिवाल की एक प्रकार की संकर किस्म है, ठीक है। और इसका जो आपका उद्गम स्थल है राठी का, ये हो गया राजस्थान का अलवर इलाका। उद्गम स्थल क्या हो गया? राजस्थान का अलवर इलाका हो गया। राजस्थान का अलवर एरिया, राजस्थान के अलवर से इसका राठ क्षेत्र भी हो गया। प्रजनन केंद्र आपका नोहर, हनुमानगढ़, हमने चर्चा ही कर ली थी। अनूपगढ़, गंगानगर, इन सब में इसका प्रजनन केंद्र पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अंगोली नस्ल का संबंध किस क्षेत्रीय राज्य से है? इसके बाद हमारा प्रश्न है, गाय के मधचक्र की अवधि लगभग क्या है? और भेड़ चक्र, तो ये मधचक्र से संबंधित कुछ प्रश्न है आगे। तो खैर पहले ये प्रश्न करते हैं, अंगोली नस्ल का संबंध किस क्षेत्र या राज्य से है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो हम सभी ने एक अंगोली नस्ल पर काफ़ी अच्छे से हम सभी लोगों ने चर्चा करी हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो इलाका है, यह अंगोली नस्ल के किस्म से संबंधित है। इस किस्म का एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोस्तों इसे नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नेल्लोर के नाम से भी इधर नोट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला से संबंधित है और इसको नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। नेल्लोर के नाम से भी जानते हैं। तो अंगोली नस्ल का संबंध किससे है? तो अंगोली नस्ल का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला? तो गुंटूर, और नेल्लोर के नाम से भी इस किस्म को जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गाय के मध्य चक्र की अवधि लगभग क्या है? तो गाय की जो मध्य चक्र की अवधि है उसकी लगभग क्या है? 14 दिन, 21 दिन या 25 दिन। तो गाय की अगर हम मध्य चक्र की जो अवधि, जो ओस्टर साइकिल है, इसकी बात करें तो गाय की 21 दिन हो गई। गाय के साथ साथ भैंस की भी जो मध्य चक्र की अवधि होती है 21 दिन ही होती है। भैंस की भी 21 दिन ही होती है। किसकी किसकी? तो इसका सही जवाब आपका 21 दिन हो गया। गाय का भैंस, तो गाय भैंस की मध्य चक्र की अवधि क्या हो गई? 21 दिन हो गई, ठीक है। तो गाय की भी 21 दिन हो गई, भैंस की भी 21 दिन हो गई। अगला हमारा प्रश्न है कि भेड़ की मध्य चक्र की अवधि क्या होती है? जो भेड़ होता है उसकी मध्य चक्र की अवधि क्या होती है? ऑप्शन है 15 से 18 दिन, 18 से 21 दिन, 21 से 25 दिन या फिर 25 से 30 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 से 18 दिन जो भेड़ होती है, इसका मध्य चक्र क्या होगा? आपका जो मध्य चक्र की जो टाइम पीरियड होगा 15 से 18 दिन होगा।
भैंस के मध्यकाल की अवधि क्या है? जो भैंस होती है उसके मध्यकाल की अगर हम अवधि की टाइमिंग की बात करें तो करीब 27 घंटे होती। वहीं गाय की 18 घंटे होती। वहीं गाय की कितनी होती है? गाय आज से आपका 18 घंटे। तो भैंस की मध्यकाल की जो टाइम पीरियड है, अवधि अवधि दोस्तों होगा 27 घंटे रहेगा आपका। वहीं गाय की अगर हम बात करें तो आपका 18 घंटा रहेगा। अब हम कुछ तापमान से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि मतलब गाय के शरीर का तापमान कितना होता है, भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है। इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं। जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं उन सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है आपका? गाय के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? ऑप्शन क्या है? 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गाय के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आपके इसका सही जवाब आपका दोस्तों 38.5 डिग्री होगा, 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका तापमान होगा? 37.5 डिग्री सेल्सियस आपके भैंस का हो जाएगा। भैंस का क्या रहेगा? 37.5 डिग्री सेल्सियस। भैंस का 37.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं बात करते हैं भेड़ का। भेड़ का क्या रहेगा? तो भेड़ के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस रहेगा? 38.9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। बकरी की बात करें तो फिर से नोट करते हैं ताकि पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम ना हो। भेड़ के बाद बकरी की बात करते हैं तो बकरी का जो शरीर है उसके शरीर का टेम्परेचर कितना रहेगा? तो 39.1 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए, आप याद रखिए। सुअर का 42.2 डिग्री सेल्सियस। बकरी की बात आप सुअर याद रखिए। बकरी जैसे हो गई आपकी तो 42.1 डिग्री सेल्सियस बकरी का हो गया। उधर थोड़ा इधर दो एक बढ़ा दीजिए तो 42.2 डिग्री सेल्सियस आपका सुअर का हो गया शरीर का तापमान। अच्छा, फ़ारेनहाइट वगैरह में अगर पूछता है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का आप फार्मूला याद कर लीजिए। उसी से आप समथिंग बाद में आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा। तो ऊँट की गर्भाधान, जो ऊँट होता है उसके गर्भकाल की अवधि क्या है? अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो ऊँट की गर्भकाल की अवधि क्या है? ऑप्शन आपके हैं 150 दिन, 450 दिन या फिर 390 से 410 दिन या फिर 114 दिन। यह भी दोस्तों टीजीटी में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 390 से लेकर के 400 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊँट के गर्भकाल की अवधि क्या है? तो 390 से लेकर के 410 दिन हो गया। कुछ अन्य की अगर हम समझ लें, जैसे सुअर का क्या रहेगा? सुअर की बात करें तो सुअर का जो गर्भकाल की अवधि है वो कितना रहता है? तो 114 दिन रहती है। ये हो गया आपका 114 दिन। मुर्गी का क्या रहेगा? 21 दिन रहेगा। मुर्गी का 21 दिन रहेगा। सुअर का 114 दिन हो गया, मुर्गी का 21 दिन हो गया। ऊँट का तो हम सभी लोगों ने देख ही लिया, 390 से लेकर के 410 दिन। गाय का देख लेते हैं। गाय का 282 दिन हो गया। भैंस का देख लेते हैं, भैंस का क्या हिसाब किताब रहेगा? भैंस की अगर हम बात करते हैं तो 310 दिन। इसको आप लोग याद रखिए। गाय, भैंस, मुर्गी, सुअर। सुअर का 114 दिन, मुर्गी का 21 दिन। 21 दिन में क्या होते हैं? जो चूजे होते हैं वो अंडे से बाहर निकल आते हैं। 282 दिन हो गया आपका गाय का। भैंस का 310 दिन हो गया। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अच्छा, कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे कि जो गाय होता है उसको बछड़े को क्या कहते हैं, या फिर भैंस के बछड़े को क्या कहते हैं। तो इन सबसे संबंधित मैं क्या करूँगा, आपकी क्लास ले लूँगा, आपको अच्छे से समझा दूँगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, जैसे कि आप बाय बाय दोस्तों, पढ़ाई अपनी जारी रखिए।